हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान में सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर आधारित होती है, जिसमें से एक होता है एग्रीकल्चर या कृषि, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंडस्ट्री या उद्योग, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारे लिए सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आज के दिन हर किसी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए सर्विस सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है। इंडिया में तो सबसे बड़ा सेक्टर ही सर्विस सेक्टर है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक कहीं कहीं फ़र्क हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि सर्विस सेक्टर राजस्थान में किस तरह से है, कैसा योगदान देता है, और ख़ास बात ये कि सर्विस सेक्टर के संबंध में राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं अभी राजस्थान की सरकार चला रही है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले जब किसी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो सेक्टर में हमें पढ़ना होता है कि उस सेक्टर का राज्य की जीडीपी के अंदर, जिसको हम लोग जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें या जीएसवीए में कितना योगदान है। तो देखिए, जीएसवीए की हम हमेशा कैलकुलेशन स्थिर मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों के साथ साथ प्रचलित मूल्यों पर दोनों पे करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ से देखिए, चेक करते हैं। अगर हम जीएसवीए देखें प्रचलित मूल्यों पे, तो प्रचलित मूल्य का मतलब होता है जीएसवीए एट करंट प्राइस या जीएसवीए एट मार्केट प्राइस। तो एट करंट प्राइस अगर हम लोग देखें तो 2020-21 में जहाँ पे ये 4,33,244 करोड़ था, वहीं पे 21-22 में ये बढ़ के 5,01,380 करोड़ रुपए हो गया। और अगर इसी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्यों पे देखें, तो स्थिर मूल्यों पे जहाँ पे ये 2,70,284 था, वो अब 3,02,418 हो गया। तो 3,02,418 हो गया। तो दोनों जगह ही साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें वृद्धि या इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम लोग इसमें साथ में ये चेक करते हैं कि वृद्धि दर क्या रही, तो देखिए, अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन फिगर वाइज याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को ये परसेंटेज याद कर लेनी है। 2020-21 की तुलना में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पे 16.14% और स्थिर मूल्यों पे 11.89% की ग्रोथ नजर आई है। ये वृद्धि दर है। ये जीएसवीए का, पूरे जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान नहीं है। इस साल की तुलना में इस साल कितना ज़्यादा सुधार हुआ वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 2020-21 में कोरोना की वजह से ये सेक्टर नेगेटिव में था और सर्विस सेक्टर तो बैडली अफेक्टेड एरिया में था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फिर भी कहीं कहीं चल रही थी, उत्पादन चल रहा था, लेकिन सेवा क्षेत्र तो ठप था। और राजस्थान के सेवा क्षेत्र में तो विशेष रूप से टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो टूरिज्म पूरी तरह से कोविड में बंद था, इसलिए उस साल ये नकारात्मक और इस साल सकारात्मक नज़र आता है। उसके बाद अगला देखते हैं। अब हम ये देखें कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र का साइज़ कितना है। तो देखिए, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर अगर प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए, करंट प्राइस पे देखा जाए, तो सेवा क्षेत्र का योगदान 45% है। और 45 कंट्रीब्यूशन के साथ राजस्थान में सेवा क्षेत्र तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, तो वो उसका आंसर होगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा सर्विस सेक्टर है। अब ये जो सर्विस सेक्टर का 45% बनता है, अगर हम इसको 100% माने तो हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं। इसका मतलब राजस्थान की सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएएस में और सभी जगह ये पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र में योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा। तो देखिए, ये पूरे सेवा क्षेत्र का विश्लेषण है। पूरे सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है तो वो है ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। तो होटल, रेस्टोरेंट एटसेट्रा जो भी हैं, ये सारा हमारे लिए सबसे बड़ा एरिया 28% के आसपास योगदान देता है। इसके बाद में दूसरा है आवासीय गृह, पेशेवर सेवाएं और स्थावर संपदा, फिक्स एसेट्स उनका, और उसके बाद अदर सर्विसेज। तो सबसे बड़ा आपके लिए जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स है, वो सेक्टर सबसे बड़ा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि पर्यटन के बारे में। पर्यटन सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण एरिया है। पर्यटन के बारे में राजस्थान में कौन कौन सी चीज़ें अभी नई हो रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में सरकार ने 2020 में एक पॉलिसी लॉन्च की, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जिसका नाम है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 या राजस्थान पर्यटन नीति 2020। इस पॉलिसी के अंतर्गत 16 अप्रैल 2021 को एक गेस्ट हाउस स्कीम लागू की गई है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने नई गेस्ट हाउस स्कीम लागू की। इसके अलावा जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, उन हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिसको बोला गया हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। या जारी करने के लिए गाइडलाइन दे दी गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, और जिस संपत्ति को, जिस प्रॉपर्टी को ये हेरिटेज सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको हेरिटेज प्रॉपर्टी को मिलने वाले सारे फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर पेइंग गेस्ट हाउस
होम स्टे या पेइंग गेस्ट हाउस की भी योजना अब लागू की जा रही है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस वगैरह सरकार बना रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो सीकर के अंदर एक पहले से पर्यटन सूचना ब्यूरो, या जिसको हम लोग बोलते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बना हुआ था, उसको चेंज करके अब टूरिज्म वेलकम सेंटर या स्वागत केंद्र के रूप में बढ़ाया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अहमदाबाद में एक नया पर्यटन सूचना ब्यूरो हमने खोला है, पर्यटन सूचना ब्यूरो या टूरिज्म इंफॉर्मेशन ब्यूरो खोला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नया टूरिज्म ब्यूरो कहाँ खुला है, तो आप याद कर सकते हैं अहमदाबाद में खुला है। इसके साथ साथ जो भी पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ डेट के बारे में चाहिए होती है, छोटी मोटी कहीं टिकट्स लेना है या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब पर्यटक नहीं जानता कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, उसको कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए पर्यटक को राजस्थान में आने पे कोई दिक्कत ना हो, हम लोगों ने एक नया एप्लीकेशन बना दिया जिसका नाम है राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप। और राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप के माध्यम से पर्यटकों को सारी सुविधाएं ऑनलाइन एक्सेस हो जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं व्यापार बढ़े, और राजस्थान में व्यापार को सरल बनाने के लिए हम व्यापार को सरल बनाने वाले बहुत सारे कार्यकलाप कर रहे हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है, राजस्थान एक हॉट डेस्टिनेशन है फिल्म मेकर्स के लिए। फिल्म की शूटिंग करने के लिए मुंबई से या टॉलीवुड से, कई जगह से फिल्मों की शूटिंग करने के लिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग करने के लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। उन परमिशंस को लेने में दिक्कत आती है। इसलिए सरकार ने एक नया एफर्ट शुरू किया है कि अब से फिल्म की शूटिंग लेना, किसी टूर ऑपरेटर को कोई परमिट लेना हो तो वो परमिट सब ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे उसमें भ्रष्टाचार वगैरह या जो डिले होता है उन सब की बातें नहीं होंगी। इसके साथ साथ फरवरी से मार्च 2021 में हमने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ मेले आयोजित किए, वो आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से। मरु महोत्सव जैसलमेर में, ब्रज में होली उत्सव भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, शेखावाटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ और नागौर का मेला नागौर में। ये सब फेस्टिवल्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मनाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोरोना प्रबंधन के दौरान गवर्नमेंट ने क्या नवाचार किए। एग्जाम के एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए टूरिज्म के संबंध में कोरोना में सरकार ने क्या किया या कोरोना में सेवा क्षेत्र में क्या किया, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले एक देखिए, एक नई योजना मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, इसको मंजूरी दी गई। ये क्या चीज़ है? पर्यटन उद्योग ऐसा था जो पूरी तरह से कोविड की वजह से पूरी तरह से नष्ट सा हो गया था। तो ऐसे में उन पर्यटन वाले उद्यमियों को सहायता देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको 25 लाख रुपए तक का लोन दिलाने की बात कही। और उस लोन के ऊपर रिबेट मिलेगा ब्याज में। मान लीजिए कि ब्याज 12% है, तो पहले उसमें से 8% की छूट मिला करती थी, अब 8 नहीं, उस छूट को बढ़ा के 9% कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए 25 लाख तक का लोन है, ब्याज की दर 12% है, 12 में से 9 माइनस कर लीजिए, 3% ही उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई वेबसाइट बना दी जिसका नाम है www.tourism.rajasthan.gov.in। इसके अंदर राजस्थान के सारे पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, मेले, सबकी डिटेल है। उसके साथ राजस्थान को कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी 2021 में टूरिज्म के क्षेत्र में, या मैं बोलूँ सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में मिले हैं। उनको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो कोलकाता के अंदर एक ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर लगा था जिसके अंदर राजस्थान को सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। इसके अलावा अहमदाबाद में बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड मिला। इसके अलावा अगर हम लोग चलें तो नई दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का बेस्ट अवार्ड मिला। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में चलें तो वहाँ पे भी हम लोगों को डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन और बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स थे जिसके अंदर गढ़िया महादेव कोटा के लिए राजस्थान को आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। और ये जानते हैं गढ़िया महादेव की फ़ोटो तो गवर्नमेंट ने जो सीन है वहाँ का सीनरी है उसको तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खूब यूज़ भी किया है। उसके साथ साथ इंडिया टुडे का एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल बनता है, होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। इसके अलावा राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला। और आप देखते हैं कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी जब भी शादियां होती हैं, चाहे आप कई एग्जाम्पल उसके देख सकते हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादी आके और राजस्थान में होती है, कभी उदयपुर में तो कभी जोधपुर में, वो अवार्ड मिलना राजस्थान को जायज़। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संग्रहालय और पुरातत्व और संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम्स वगैरह के अंदर राजस्थान को सबसे पहले तो एक
शोध पुस्तिका राजस्थान ने विभागीय शोध पुस्तिका प्रकाशित करनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया पुरा संपदा। तो पुरा संपदा के नाम से एक विभागीय पत्रिका या मैगजीन प्रकाशित की जा रही है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में देवस्थान विभाग है, और देवस्थान विभाग लगभग 390 प्रत्यक्ष और 203 आत्मनिर्भर मंदिरों का, आत्मनिर्भर मंदिर का मतलब है जिनको स्टेट पूरा पैसा नहीं देता, और बाकी मंदिर स्टेट के हैं जिनको स्टेट पैसा देता है, उन सब का जो मॉनिटरिंग है वो देवस्थान विभाग करवाता है। अब इसमें देवस्थान विभाग साथ में कुछ योजनाएं भी चलाता है, वो योजनाएं देखते हैं। योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु दर्शन योजना। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारे, पूरे देश के बहुत सारे धार्मिक स्थलों का विजिट कराया जाता है, जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, कामाख्या मंदिर, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला, समेत शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ। इनकी मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधा उसको, बुजुर्गों को दी जाती है। इसके अलावा एक और योजना है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना। कोई भी व्यक्ति अगर कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पे जाता है तो तीर्थ यात्री को 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक योजना है मोक्ष कलश। ये क्या है? आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की रीतियों के हिसाब से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियां ले जाके गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं। तो अब जब कोविड चल रहा था तो अस्थि विसर्जन के लिए जाना एक तो संभव ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था और इंटर स्टेट बाउंड्रीज जो हैं, बॉर्डर्स हैं, वो सील थे, और अगर जाते भी हैं तो बहुत सीमित संसाधनों से में उपलब्ध थे। तो जैसे ही स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसके अंदर मृतक की अस्थियां लेके 2 लोग बस में जा सकते हैं और निःशुल्क यात्रा उनको दी जाती थी, जिसका नाम मोक्ष कलश योजना है। तो परिवार के 2 सदस्य अस्थि कलश लेके मुफ्त में यात्रा कर सकते थे। उसके बाद में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो ये क्या है क्या नहीं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद कर लीजिए कि सभी प्रकार के डिजिटल पेमेंट गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। लेकिन इसमें खास बात उसको याद करते हैं, करौली जिला 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो करौली वो जिला है जहाँ पे 100% डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद में अगली चीज़ है व्यावसायिक संवाददाता या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है? हम लोगों को पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसे हम संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करते हैं जो बैंक गए बिना ही आपको बैंक की सुविधाएं, छोटी सुविधाएं अवेलेबल करवा देते हैं। तो उसके संबंध में भी राजस्थान में काम हो रहा है। राजस्थान में 23,571 हम लोगों ने टोटल मिला के इतने संवाददाता अपॉइंट किए हुए हैं। इसके अलावा एक योजना राजस्थान में जोर शोर से चल रही है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना बेसिकली अपने खुद के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें। और इसमें हम लोगों ने स्पेशल टारगेट कर रखा है SC, ST और महिला उद्यमी, इनको टारगेट कर रखा है। उनके अंदर उद्यमशीलता बढ़े, इसके लिए उनको हम लोग फाइनेंशियल हेल्प दिलवाते हैं। और फाइनेंशियल हेल्प भी कितनी है? 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक। इस राशि को वापस लौटाने के लिए 7 साल का समय मिलता है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कोई महिलाएं हरित कृषि वगैरह में, इन सब में लोन लेना चाहती है तो उसके लिए भी हम लोग उनको लोन दिलवाते हैं। ये लोन किसके माध्यम से मिलता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से मिलता है। और उन्होंने इस संबंध में किसी को पूछताछ करनी हो तो एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है www.standupmitra.in। इस वेबसाइट से सारी की सारी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा एक और योजना अटल पेंशन। अटल पेंशन योजना बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन अभी 40 साल से ज़्यादा नहीं हुई। दूसरी भाषा में 18 से 40 वाले लोग इसमें योग्य हैं। 60 साल जब उनके पूरे हो जाते हैं तब जाके उनको पेंशन मिलती है। न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन की गारंटी दी जाती है और जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको पेंशन ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या है? आप सभी लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुनी होगी, जिसके माध्यम से किसानों को सस्ता और आसान जल्दी लोन मिल जाता है। उसी तरह की योजना शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी बनाई गई। ये सब कोरोना की वजह से, क्योंकि जब कोविड आया तो उस समय पे रेहड़ी पटरी वाले और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये बेरोजगार हो गए। उनकी आर्थिक सहायता के लिए ये स्कीम लाई गई। इसका लक्ष्य है स्वरोजगार के लिए लोन देना और स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में नंबर आएगा। तो जो पहले आएगा उसको दे देंगे हम लोग। इस योजना के अंदर
लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागज पत्र के 50,000 रुपये तक का हम लोग लोन दे देते हैं, और इस ऋण की राशि को वो 12 से 18 महीने की समान किश्तों के अंदर चुका सकता है। और नॉर्मली चौथे महीने के बाद, मतलब तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप सभी जानते हैं कि जो भी लाभार्थी होते हैं योजना के, उनके खाते में सीधा सीधा मदद जमा करा देना, पैसे उनके खाते में जमा करा देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहलाता है। ये ठीक से चले, इसके लिए राजस्थान के अंदर एक डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड या डीबीटी सलाहकार बोर्ड हमने बना रखा है, जिसकी अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार होते हैं, और 5 अक्टूबर 2021 से ये प्रभावी हो चुका है। इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इसका ये देखना है कि जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको ऑन बोर्ड लाया जा सके, मतलब हर स्कीम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ठीक ठाक ढंग से, सही से वो पैसे लाभार्थी तक पहुंच सकें, लाभार्थी की पहचान ठीक से हो, और इसके लिए एक मोबाइल ऐप उमंग भी बनाया गया है। उसके बाद अगर डीबीटी के संबंध में भारत पोर्टल पर, भारत पोर्टल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उसमें अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान उसके अंदर अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर 79 स्टेट और 79 CS डीबीटी योजनाएं भारत पोर्टल पे अभी है। इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। चलिए, ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के संबंध में तो राजस्थान में आउटस्टैंडिंग काम हुआ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से राजस्थान सरकार उभर के सामने आया है इसमें। देखिए, हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहला, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्या है? अभी तक गवर्नमेंट जब भी कोई योजना बनाती है तो योजना बन तो जाती है, लेकिन पब्लिक के पास में उसकी इन्फॉर्मेशन हो ज़रूरी नहीं है, और पब्लिक के पास सूचना ही नहीं होगी तो पब्लिक योजना का लाभ कैसे लेगी, एक बात। दूसरा, पब्लिक को योजना की जानकारी आधी अधूरी होती है क्योंकि वो अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी नहीं मिलती। इसलिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया, इसका नाम जन सूचना पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर सरकार की सभी योजनाएं एक ही पोर्टल पर एक ही जगह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद अगला है राजस्थान स्टार्टअप। नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टअप को, नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्टार्टअप ये बनाते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट तो सब नहीं, सिर्फ परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन करते हैं। प्रोजेक्ट वैल्यूएशन करके हर स्टार्टअप को 5 लाख रुपए की सहायता सीड मनी के रूप में दे दी जाती है। सीड मनी का मतलब है शुरुआती पूंजी। उसके बाद है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल का बेसिकली मुख्य यूज़ है केंद्रीकृत शिकायत निवारण यंत्र, मतलब सेंट्रलाइज कंप्लेन फॉर्म है ये, कि किसी भी विभाग से आपको शिकायत है तो संपर्क पोर्टल पे डाल दीजिए, संबंधित विभाग तक गवर्नमेंट उसको पहुंचा भी देती है, और पहुंचाने के साथ साथ आपको जो जरूरी जानकारी है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। और IVR आपने नाम सुना होगा, तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके थ्रू ये काम करता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी हमने बनाई है, उसका नंबर दे दिया गया 181। उसके साथ साथ पंचायत समितियों में और उन सब में निवासियों के लिए जो नई चीज़ें वो देख पाएँ, इसलिए वहाँ पे एक वीडियो वॉल लगा दी गई है जिसमें सारी योजनाएं वगैरह चलती रहती हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा सब जगह जितने भी पंचायत समिति वगैरह उन सब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। राजनेट के माध्यम से जितने भी राजस्थान स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, और लो इंटरनेट बैंड्स विथ हो तब भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों तक वाईफाई की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत वाईफाई से कनेक्टेड हो। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, तो GIS जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम लोग चलें तो ई मित्र, आप सब जानते हैं, ई मित्र के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार की सारी योजनाओं के लिए सरकारी विभाग में जाने की बजाय जो स्थानीय आपके आसपास में ई मित्र केंद्र होता है वहाँ पे जाके आप सुविधाएं उठा सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना, या कोई भी काम। इसके साथ साथ ई मित्र प्लस, ये भी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। ई मित्र प्लस में ई मित्र के जो योजना कार्य हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन मशीन के माध्यम से। तो एक मशीन लगा दी गई जिस मशीन में ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें इंफॉर्मेशन फीडेड है, आप उसके ऊपर टाइप करके या उसमें से जो टच हैं उनको प्रेस करके अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हो, और वहीं से डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी राज पेमेंट 7 नाम से हम लोगों ने गेटवे बनाया है।
डिजिटल साइन आप जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट डिजिटली बनते हैं उनको साइन भी डिजिटली करना पड़ता है। अभी तक क्या होता था, डिजिटल सिग्नेचर हमें बाहर की एजेंसियों से लेने पड़ते थे। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसका नाम रख दिया राजस्थान ई साइन, और राजस्थान ई साइन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ली जा सकती, मतलब डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर यहीं से बन जाएंगे, तो आउटसाइड एजेंसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक स्टेट पोर्टल बना है। ये स्टेट पोर्टल का काम क्या है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट से कोई भी काम हो, चाहे वो बिजनेसमैन है, विदेशी नागरिक है, कोई भी, उसको अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की जानकारी चाहिए तो इसका एक सिंगल पॉइंट, एक स्रोत बना दिया गया, इसका नाम स्टेट पोर्टल है। ये सभी जितनी अलग वेबसाइट्स हैं सबसे जुड़ा हुआ, तो एक वेबसाइट पे जाने से आपको सारी सूचना एक जगह मिल जाती हैं। इसके अलावा ई संचार और आई फैक्ट, ई संचार और आई फैक्ट का मतलब है वॉइस मैसेजेस, एसएमएस, इन सब के माध्यम से अधिकारियों को सूचनाएं पहुंचाना या फिर एप्लीकेशंस वगैरह को आगे फॉरवर्ड करना, वो काम यहाँ पे किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एसएमएस के माध्यम से नागरिकों से सूचना प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है और वो सूचना आगे अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती है, जिससे नागरिकों का काम जल्दी हो सकता है, सुनवाई जल्दी हो सकती है। उसके बाद आगे अगर हम लोग चलें तो अगला है स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डाटा हब। डाटा हब आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में जितना भी ऑनलाइन डाटा है वो सारा का सारा एक जगह स्टोर करने के लिए हम लोग मास्टर सेंट्रलाइज डाटा हब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर सारे डाटा वहाँ पे एक जगह इकट्ठे होंगे और वहाँ से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तो आप जानते ही हैं, इसका उद्देश्य है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षाओं को ग्रामीण स्तर में और छोटे से छोटे सेंटर में, छोटी छोटी जगह पे पहुंचाना। इसके अलावा हम लोग विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन जल्दी से जल्दी प्रदान करने के लिए एप्लीकेशंस वगैरह वो सब बना रहे हैं। एप्लीकेशन वगैरह जब हम बनाते हैं तो उनको होस्ट करना पड़ता है और उनको होस्ट करने के लिए हमें डाटा सेंटर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने स्टेट डाटा सेंटर बना दिया। एक है एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। एसएसओ आईडी आप सभी लोगों ने लगभग बना रखी होगी, जिसके माध्यम से आप आजकल एग्ज़ाम का फॉर्म भरना और ये सारे काम करते हैं। तो सिंगल साइन ऑन का मतलब है एक जगह साइन इन साइन ऑन कर लो, अलग अलग जगह आपको अपना मोबाइल पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम यहीं से आपके हो जाते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है अभय, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभय आप जानते हैं कि इसका संबंध नागरिकों की सुरक्षा से है। जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं वहाँ पे और 26 जिलों पे अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं, जिनके अंदर जीपीएस सिस्टम है, जिनके अंदर सीसीटीवी कैमरा सिस्टम है, ये कनेक्टेड है सारी की सारी चीज़ें। और इससे हम लोग कोशिश क्या क्या करते हैं, देखो इसके अंदर हम लोग वीडियो निगरानी, मतलब वीडियो मॉनिटरिंग को शामिल करते हैं। डायल 100 जो सिस्टम है वो भी इससे कनेक्टेड है। फॉरेंसिक रिसर्च भी इससे कनेक्टेड है। इसके अलावा एक दक्ष यातायात प्रबंधन या ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। वाहन ट्रैकिंग की सिस्टम है और भौगोलिक सूचना जितनी भी है वो सब इससे कनेक्टेड है। उसके बाद जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई। उन समस्याओं के निवारण के लिए गवर्नमेंट एक वेबसाइट बना दी थी, जिसमें कोविड से जुड़ी हुई सारी जानकारी सूचना एक जगह मिल जाती थी। नाम था www.covidinfo.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट से सारी सूचना मिल जाती थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक कोविड-19 स्टेटिस्टिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाया था। इसके अंदर डैशबोर्ड पे सारी की सारी रिपोर्ट, आज कितने केसेस आ गए, क्या आ गए, वो सब वहाँ से मिल जाते थे। इसी के अलावा ई औषधि कोविड-19 के नाम से जो महत्वपूर्ण औषधि और इम्पोर्टेंट आइटम थे उनके स्टॉक की जानकारी दी जाती थी कि उनमें कालाबाजारी वगैरह ना हो पाए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक कोविड इन्फो ऐप भी था। इन्फो ऐप बेसिकली ये बताता था कि कौन सी जगह पे कोविड के इलाज की कितनी सुविधाएं हैं और कितनी सुविधाएं अभी उपयोग की जा सकती है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बताता था। मोबिलिटी पास, एक जगह से दूसरी जगह कोरोना में जाना होता था तो उसके लिए मोबिलिटी पास चाहिए था, ऑनलाइन बन सकता था। इसके अलावा www.cmrf.rajasthan.gov.in के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया, जिसकी सहायता से आप मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के अंदर पैसे जमा करा सकते हो। उसके बाद अगला है राजस्थान जन आधार योजना। जन आधार योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं उनकी पहचान आसानी से हो सके, सरलता से उन तक पहुंचा जा सके। तो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, इस विचारधारा को हम लेके आगे चले। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, और सभी परिवारों को एक जन आधार कार्ड बनवाना होता है। ऐच्छिक है, नहीं बनवाया अभी तो भी इतना हर जगह कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन हाँ सभी को बनवा लेना चाहिए। और वो जो जन आधार कार्ड है उसमें परिवार को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर या फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है। तो सभी पात्र कौन कौन है, सभी परिवार पात्र हैं जो राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन सभी ने अभी तक बनवाया नहीं है। जिनको जरूरत उन्होंने बनवा लिया।
जितने भी परिवार होंगे उनको 10 अंक का एक हम लोग पहचान संख्या दे देते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी पहचान संख्या मिलती है जिसका 11 अंक होता है। अब इसमें कैसे काम होता है, जन आधार का 3 लेवल पे हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य लेवल पे। राज्य लेवल पे हम लोग बात करें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट इसका काम करता है, और उसमें भी कौन करता है, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर वो काम करता है। जिला स्तर पे चले तो कलेक्टर साहब इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं, और ब्लॉक लेवल पे चलें तो ब्लॉक लेवल पे एसडीएम या ब्लॉक ऑफिसर जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो एसडीएम इसका जिम्मेदार। उसके बाद देखें आगे, उसके बाद में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके संबंध में भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे काम छोटे मोटे किए जा रहे हैं, जिसमें से फिलहाल आप एक इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं कि एक तो राजस्थान के अंदर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंसिंग सेंटर जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया गया है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसका जयपुर के अंदर जिसका जोधपुर के अंदर जयपुर के अंदर जिसका मुख्यालय है, और केंद्र जो है वो कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इन सब जगह पे हैं। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं अगर हम लोग देखें साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो एक तो सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा आगे हम लोग अगर देखें तो विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण प्रभाव, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको लोकप्रिय बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलग अलग योजनाएं चलाता है। जैसे पेटेंट सूचना केंद्र है। पेटेंट सूचना केंद्र का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर आज अपनी बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए पेटेंट वगैरह अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ही उसको ये सब फैसिलिटीज़ दे दी हैं। जितने राजस्थान के युवा वैज्ञानिक हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने इनोवेशन डिज़ाइन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के अंदर लोगों का विषय में रुचि जागे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एस्ट्रॉयड खोज अभियान या एस्ट्रोनॉट खोज अभियान ये भी शुरू कर रखा है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयास और हैं। इन सभी प्रयासों के अंतर्गत सोजत में सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ। किस चीज़ के लिए? मेहंदी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में राजस्थान में रिसेंट नया जीआई टैग किसको मिला, तो सोजत की मेहंदी को ये जीआई टैग अब रिसेंट रूप में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके हेल्प से हम लोग एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म के नाम से दोनों चीज़ों को मिला के एस्ट्रोनॉट्स और इसके अलावा मतलब खगोल विद्या और स्काई टूरिज्म, इनको मिला जुला के और एक प्रोग्राम हम लोग चला लेते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म प्रोग्राम। 21 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और इसके अलावा इसमें राजस्थान को पुरस्कार भी मिला। तो जयपुर को एस्ट्रोनॉमी हेवन के नाम से अवार्ड दिया गया। इसके बाद 6ठी से लेकर 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट प्रारंभ करने की योजना बनाएगी। पॉडकास्ट का मतलब है घर बैठे वो चीज़ें सुन सकते हैं और ऑडियो के माध्यम से उनको चीज़ें सुनाई जाती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्यमी बन के राजस्थान से बाहर चले गए, दूसरे देशों में चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए। उनका अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव बना रहे और इसके साथ साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने में वो लोग प्रवासी जो है राजस्थान को आगे बढ़ाने में योगदान दें। उनके लिए हम लोग राजस्थान फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है कि उनसे कनेक्टेड रहें, टच में रहें। अब फाउंडेशन बना के हम लोग नए काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? एक तो हम लोग उनके साथ में प्रयासरत रहते हैं कि उनसे संपर्क बना रहे, और संपर्क बने रहने के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसका नाम है हम राजस्थानी। और हम राजस्थानी के माध्यम से उन लोगों को बुला के डिफरेंट MOUs साइन किए जाते हैं। इसके अलावा दिवाली के जब उत्सव था तो उस समय दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीकानेर हाउस के अंदर। बीकानेर हाउस दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, वहाँ दुबई में भी है। और उसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन पर्यटन विभाग द्वारा एक और उत्सव मनाया गया जिसका नाम है पतंगोत्सव व सांस्कृतिक संगीत समारोह धुन के नाम से दिल्ली के बीकानेर हाउस में। और इसके अलावा राजस्थान मित्र मंडल उन्होंने राजस्थान दिवस भी मनाया। तो ये नॉर्मल सी बातें। इसके बाद हम लोग और अगर देखें तो सरकार से सीधा जोड़ने के लिए उनको एक अनूठी वर्चुअल मीटिंग शुरू की जिसका नाम रखा गया मिलिए सरकार से। तो सीधा आप गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन माध्यम से हो सकते हैं। इसके अलावा प्री कनेक्ट इन्वेस्टर मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की। तो उन लोगों को हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ में डिफरेंट मीटिंग्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा जितने भी राजस्थानी डॉक्टर्स हैं उनको निःशुल्क परामर्श हेतु एक सुविधा हमने दे दी, इसका नाम रखा कॉल डोरी मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से वो निःशुल्क लोगों को
एडवाइस या प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। तो देखिए ये राजस्थान का पूरा संपूर्ण सेवा क्षेत्र था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेवा क्षेत्र के संबंध में ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नए चैप्टर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।